हम बात करेंगे देश की आजादी के पहले विद्रोह की। हम 1857 के विद्रोह के बारे में आपको नहीं बताने जा रहे, बल्कि 1817 में उड़ीसा के खोरदा जिले में हुए बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, जिसे दबाने में अंग्रेजों को दिन, हफ्ते या महीने नहीं बल्कि कई साल लग गए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने साम, दाम, दंड, भेद और फूट डालो, राज करो जैसी हर नीति अपनाई, लेकिन अंत में एक बार उन्हें हार माननी ही पड़ी। हार इसलिए क्योंकि इस विद्रोह के कई कारणों के पीछे उन्होंने अपनी गलत नीतियों को माना। यह विद्रोह था पाइका विद्रोह। पाइका उड़ीसा, बंगाल आदि में राजा के लिए लड़ने वाले खास सैनिकों को कहा जाता था, जो युद्ध के समय राजा के लिए युद्ध लड़ते थे तो शांति के समय खेती बाड़ी करते थे। इन पाइक्स योद्धाओं को 3 रैंकों में विभाजित किया जाता था, जिनके व्यवसाय ही नहीं बल्कि उनके द्वारा लड़े जाने वाले हथियार भी अलग होते थे। पहाड़ी खंड नाम की तलवार से अपने इलाके की रक्षा करते थे, तो बनुआ आग से खेलने वाले यानी आग से बनने वाले हथियारों के साथ साथ तलवार और ढाल से आक्रमण करने में माहिर थे। और तीसरा वर्ग ढेकिया तलवार के साथ साथ तीर और धनुष से भी लड़ने में उस्ताद था। सिर्फ इनके हथियार ही नहीं, बाघ या शेर की खाल से बने इनकी पोशाक भी इनके लिए युद्ध के मैदान में दुश्मन पर हावी पड़ती थी। पाइक्स खुले मैदान में ही नहीं, जंगलों में भी अच्छी तरह से लड़ना जानते थे। इस विद्रोह की खास बात यह थी कि सिर्फ राजा द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था, बल्कि आम जनता द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसके कई कारण थे। अंग्रेजों ने जब मराठाओं से उड़ीसा को छीना था, तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन भी खोरदा के राजा मुकुंद देव से छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। राजा मुकुंद देव के नाबालिग होने की वजह से राजगुरु ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने राजगुरु को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, तो राज्य भर के पाइक्स इससे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसके अलावा पाइका विद्रोह के कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे, जिनका संबंध सीधे आम जनता से था। अंग्रेजों ने विजय के बाद पाइकों को जो लगान मुक्त जमीन राजाओं ने दी हुई थी, वो भी वापस ले ली। यही नहीं, कंपनी ने कोड़ी मुद्रा व्यवस्था तक खत्म कर दी, जो कि उस समय उड़ीसा में प्रचलन में थी, और उसकी जगह रुपए को ले आए। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था से राज्य और जमींदार अब सभी अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। टैक्स अब चांदी में चुकाना अनिवार्य हो गया। अंग्रेजों के अत्याचारों और नई नीतियों ने न केवल किसान बल्कि जमींदार तक उससे प्रभावित होने लगे थे। जगबख्शी जगबंधु विद्याधर, एक पाइक सरदार, ने जनता के इसी आक्रोश को आंदोलन में तब्दील कर दिया। अंग्रेजों ने जब खोरदा के नाबालिग राजा मुकुंद देव द्वितीय को जेल में डाल दिया और उनके दीवान जय राजगुरु को फांसी दे दी, उसी समय विद्रोह में पिंडारियों को साथ देने के नाम पर जगबंधु विद्याधर से भी उसकी छोटी सी रियासत को छीन लिया था। इस पर जगबंधु ने अब ताकत से अंग्रेजों को उड़ीसा से निकाल देने का निश्चय किया, ताकि खोरदा के राजा को फिर से गद्दी पर बिठाया जा सके। जगबंधु ने जब अपना संघर्ष आरंभ किया था, उनके साथ सिर्फ 400 सैनिक ही थे, लेकिन जल्दी ही उनके समर्थकों की संख्या 5000 तक पहुंच गई। जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोहियों ने आदिवासियों, राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों और आम किसानों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। घुमसो राज्य से 400 मजबूत पाइक्स योद्धाओं ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया और बानापुर में पुलिस स्टेशन और दूसरे सरकारी भवनों पर हमला करने लगे। विद्रोह की तो आहट भर से ही अंग्रेज खोरदा से भाग खड़े हुए, जिसके बाद विद्रोहियों के सामने जो भी अंग्रेजी सरकार के कारिंदे आए, जिनमें कई पुलिस वाले थे, वो मारे गए। पाइका विद्रोहियों ने ब्रिटिश राज के प्रतीकों, पुलिस थानों, प्रशासकीय कार्यालयों और राजकोष में आग लगा दी और ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। विद्रोहियों का एक और दस्ता परगना लिम्बाई में आगे बढ़ा और वहां उन्होंने अंग्रेजों के एक पिट्ठू अधिकारी की हत्या कर दी। इन घटनाओं की खुफिया जानकारी मिलते ही ब्रिटिश सरकार ने तुरंत अपनी फोर्स को भेज दिया। एक टुकड़ी ने सीधा खोरदा को मार्च किया, तो दूसरी लिम्बाई की रक्षा के लिए पिपली की ओर बढ़ी। लेकिन अंग्रेज इस बात से अनजान थे कि समय के साथ साथ तब तक विद्रोहियों की संख्या 400 नहीं बल्कि 3000 तक पहुंच गई थी। अंग्रेजी सैनिकों ने जहां रात गुजारने को खुले में कैंप लगाया, वहीं पाइक्स को उनके जंगलों में आश्रय दिया। पाइक्स उनके टेंटों को आग लगाकर लूटकर वापस जंगलों में गुम हो जाते। जब तक अंग्रेजी सेना कटक पहुंची, उनका काफी सामान खो चुका था। कटक के बाद जब यह सैनिक खोरदा के लिए निकले, तो फिर से रास्ते में बहुत कुछ खोते रहे। सारा सामान खोने के बाद आखिरकार दोनों टुकड़ियों को बिना लड़े ही पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। 9 अप्रैल को 500 सैनिकों के साथ कंपनी के एक और अधिकारी ने खोरदा पर चढ़ाई की और 12 अप्रैल को खोरदा क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। उसी दिन उग्रवादियों का एक बड़ा समूह पुरी के पास एक छोटे से गांव सुकल में इकट्ठा हुआ। शाम होते ही वो लोकनाथ घाट के रास्ते शहर में दाखिल हुए और उन्होंने सरकारी अदालत सहित कई इमारतों को जला दिया। अंग्रेजों के घर तब शहर से लगभग आधा मील दूर समुद्र तट पर थे,
इनमें सरकार के अधिकारियों ने शरण ली। 13 अप्रैल की सुबह विद्रोही जंगल से निकले और उन्होंने यहां भी शहर को घेर लिया और भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। 2 घंटों तक चली इस गोलाबारी में भले ही बाजी अंग्रेजी सैनिकों के हाथों में रही, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उनकी ये कामयाबी सिर्फ कुछ देर की थी। विद्रोही बड़ी संख्या में लौट आए, जिनमें मंदिर तथा राजा से जुड़े कई विद्रोही भी शामिल थे। शहर के कुछ निवासी भी विद्रोहियों में शामिल हो गए और मंदिर के पुजारियों ने तो खुले तौर पर अंग्रेजी शासन के खात्मे और राजा के अधिकार की बहाली की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को भागना पड़ा और 18 दिनों बाद वो बचते बचाते कटक पहुंचे। अपनी असफलता से सीख लेकर इस बार अंग्रेजों ने पूरी ताकत से खोरदा पर हमला किया। पाइक्स को एक बार फिर जंगलों में पीछे हटना पड़ा, लेकिन राजा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। कैद किए गए विद्रोहियों को मौत या लंबे कारावास की सजा दी गई, तो कई लड़ते हुए शहीद भी हो गए। इसके बाद भी ब्रिटिश सैनिकों और विद्रोहियों पाइकों के बीच कई अन्य मुठभेड़ें हुई। यह विद्रोह कटक तक फैल गया। कई लड़ाइयों में विद्रोहियों को विजय मिली, लेकिन 3 महीनों के अंदर ही अंदर अंग्रेज आखिरकार उन्हें पराजित करने में सफल रहे। इसके बाद शुरू हुआ अंग्रेजों का दमन चक्र। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो कईयों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन पाइक विद्रोही शांत नहीं हुई। जगबंधु अपने बचे हुए सहयोगियों के साथ जंगलों में चले गए और गोरिल्ला युद्ध लड़कर अंग्रेजों पर आक्रमण करते रहे। इससे तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देकर शांति के साथ कटक में रहने के लिए आमंत्रित किया। 3 साल तक जगबंधु इस आमंत्रण की उपेक्षा करते रहे, लेकिन अंग्रेज उनके समर्थकों को पकड़ पकड़ कर परेशान करते, उनका टॉर्चर किया जाता या डाकू बताकर जेलों में डाल दिया जाता। इस दौरान जगबंधु ने निकटवर्ती रियासतों से ही नहीं, नागपुर के राजा तक से सहायता मांगी थी, लेकिन उस समय भारत के ज्यादातर राजा कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट थे। वो तो बस अपने अपने राज बचाने में लगे हुए थे। उन्हें तो या तो अपने पड़ोसी राज्य के दुश्मन नजर आते थे या कोई अपना। देश को गुलाम तो अंग्रेजों की ताकत ने नहीं, बल्कि अंग्रेजों की कूटनीति ने बनाया हुआ था, जो भारतीयों के जरिए ही भारत पर राज करते थे। खैर, वापस पाइक विद्रोह पर आते हैं और अंत में अपने साथियों की परेशानियां देखकर जगबंधु भी जंगल से बाहर आ गए और 1825 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों की कैद में रहते हुए 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। राजा मुकुंद देव की भी नवंबर 1817 में ही एक कैदी के रूप में मृत्यु हो चुकी थी। वो खोरदा के आखिरी राजा थे। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी को पुरी के राजा के रूप में जाना जाने लगा था। राजा की उपाधि सिर्फ नाम मात्र की रह गई थी, जो राजनीतिक पेंशन पर निर्भर थे। भले ही पुरी मंदिर का प्रबंधन उनके हाथों में था। पाइक विद्रोह का परिणाम निराशाजनक रहा, क्योंकि इनमें शामिल विद्रोहियों को मृत्यु दंड, लंबे कारावास की सजा दी गई, तो कई को बेरहमी से मार डाला गया। सरकार ने इसके कारणों की जांच के लिए एक आयोग बनाया। आयुक्तों ने बताया कि इस विद्रोह के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है और किसानों के पास शिकायत करने के लिए कई वास्तविक शिकायतें थी। भारी नमक शुल्क, अधीनस्थ अधिकारियों की जबरन वसूली, धोखाधड़ी, ये सब असंतोष के बहुत कड़वे आधार थे। इनके आधार पर साबित हो गया कि 1817 का पाइक विद्रोह एक आम आदमी का आंदोलन था, जिसकी शुरुआत किसी राजा या सामंत ने नहीं की थी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खोरदा के पाइक विद्रोह के बाद से इस क्षेत्र के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को लगाम नहीं दिया, जिसके बाद 23 मई 1827 को एक ब्रिटिश अधिकारी को कुछ सिपाहियों के साथ बकाया लगान इकट्ठा करने के लिए खोरदा में भेजा गया। जिसके बाद तपंगगढ़ के लोगों ने दलाभेरा के सामंत माधवा चंद्रा रोत्रे के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ फिर विद्रोह कर दिया। बैरीगंजन में ही 2 अंग्रेजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाथापाई में कुछ ब्रिटिश सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया और लेफ्टिनेंट कर्नल हरकोट ने दलाभेरा को बकाया लगान तुरंत चुकाने और खुद को खोरदा की अदालत में आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम भेजा। लेकिन दलाभेरा माधवा चंद्रा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद को अंग्रेजों से टकराने के लिए तैयार कर लिया। कर्नल हरकोट ने ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी के साथ तपांग तक मार्च किया, जहां कंडा गोड़ा में उनके विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई। एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने आखिरकार जून 1827 को इस विद्रोह को खत्म कर ही दिया। भले ही आम जनता का यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, किंतु इससे सिद्ध हो गया जगबंधु में कितनी संगठन क्षमता थी। उड़ीसा में भले ही पाइका विद्रोह को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है और बच्चे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में वीरता की कहानियां पढ़ते हुए बड़े होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर पर जैसा महत्व मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। खैर, इस विद्रोह ने अंग्रेजों को भी यह चेतावनी दे दी कि जनता की उचित मांगों की उपेक्षा करना, अपने मनमर्जी के कानून उन पर लागू करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही, एक भी दिन शांति से अपनी सरकार नहीं चला पाई। वो एक विद्रोह शांत करती तो दूसरी जगह विद्रोह पनप उठता। कहने को तो पूरे भारत पर उनका कब्जा हो चुका था,
लेकिन हकीकत में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब भारत के किसी न किसी हिस्से ने खुद को उनसे आजाद घोषित ना कर दिया। और 1857 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से जाना ही पड़ा। अगली कड़ी में भारत के ऐसे ही एक और गौरवमय इतिहास जिसे या तो भुला दिया गया है या वो गुमनाम ही रह गया है, को आपके सामने लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो आप इसे लाइक या शेयर कर सकते हैं, और आगे भी भारतीय इतिहास की ऐसी ही कहानियां पाते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल वंदे मातरम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलविदा।